लोकसभा में उस समय हंगामा मच गया जब तृणमूल कांग्रेस टीएमएनसी के सांसद कीर्ति आजाद ने भाजपा के मंत्री गिरिराज सिंह को निशाने पर लिया। कीर्ति आजाद ने लोकसभा में भाषण देते हुए गिरिराज सिंह को एक तगड़ा जवाब दिया। कीर्ति आजाद ने कहा, गिरिराज सिंह को कपड़ा पहनना नहीं आता था और ये 1999 में एमएलसी बनने के लिए मेरे घर पर बैठे रहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि गिरिराज सिंह को राजनीति में आने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था और वे मुझसे ही मार्गदर्शन लेने आया करते थे। यह बयान उस वक्त दिया गया जब गिरिराज सिंह ने कीर्ति आजाद को लोकसभा में भाषण देने के दौरान टोक दिया था। गिरिराज सिंह की टोका टाकी के बाद कीर्ति आजाद ने पलटवार करते हुए यह सब कह दिया। इस बीच लोकसभा में कुछ महिला सांसद भी इस घटनाक्रम पर हंसी को रोक नहीं पाई। गिरिराज सिंह और कीर्ति आजाद के बीच ये खींचतान इस बार चर्चा का विषय बन गई। देखिए इस वीडियो में क्या है पूरा मामला। 14 में जब सरकार आई थी तो मैं भी उसी तरफ था और मैंने सुना था जब ये कहा गया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तब मैंने 400 करोड़ का भ्रष्टाचार, जिस खेल ने मुझे आन बान शान मान मर्यादा जिस देश के लिए मैं खेला, वहां पर 400 करोड़ का घोटाला हुआ था, मैं लेकर गया था। लेकिन उस घोटाले के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। मुझे जिस प्रकार से विभीषण को लंका से निकाल दिया गया था, मुझे भी उसी विभीषण की तरह उस लंका से बाहर निकाल दिया गया। मैं एक एक चीज और राज इनके जानता हूं, मैं उस विषय पर अधिक नहीं जाऊंगा। महिलाओं के बारे में क्या इनकी राय है वह भी मैं जानता हूं। 2014 से मुंगेरी लाल के हसीन सपने सामने देखते रहे हैं और उन हसीन सपनों को कब पूरा होता हुआ देखेंगे मालूम नहीं, क्योंकि लक्ष्य ये था कि 2022 में जब अमृत काल होगा, 75 वर्ष हमारे आजादी के पूरे होंगे, तो सबके सर पर छत होगा, नल में जल होगा, नल में जल होगा, गैस होगी, बिजली होगी। लेकिन यह लक्ष्य 2047 पे चला गया। जो 2022 में होना था वो 2047 पे चला गया। इस सदन में कितने जिंदा होंगे नहीं होंगे मालूम नहीं, वो लक्ष्य देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। यह रूप है, स्वरूप है कि इतना आगे बढ़ा दो कि इंसान पूछने वाला ना रहे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाने की बात है। बात यह भी थी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल लगेंगी, यानी मैं 11वां साल न लेके केवल 10 साल ले लूं तो 20 करोड़ नौकरियां होती, और एक परिवार में 5 व्यक्ति ले लूं तो 100 करोड़ लोगों का इज्जतदार जिंदगी जी सकते थे। वह 20 करोड़ नौकरी करते और उनके साथ 5-5 परिवार में रहते तो 100 करोड़ लोगों को आराम से जीवन पोषण हो सकता था। लेकिन बार बार सुनने को यही मिलता है कि मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को अभी गरीबी रेखा से निकाला गया, यानी कि 105 करोड़ थे गरीबी रेखा के नीचे। मैं ये कहना चाहता हूं, पैसा किसका है? जो राशन आ रहा है वो पैसा किसका है? वह पैसा उन लोग 2% लोगों का है 140 में से जो इनकम टैक्स देते हैं। कम से कम उन इनकम टैक्स वालों को तो धन्यवाद कर दीजिए कि आपके द्वारा जो कर लिया जा रहा है उसके माध्यम से 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है। लेकिन वो नहीं करेंगे, बात करेंगे मोदी जी की। कभी भी देश में जो लोग हैं उनको कभी धन्यवाद किया जाए सो नहीं होगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है, पूंजीपतियों के 14 लाख करोड़ कर्जा को माफ कर दिया जाता है, माफ कर देते हैं। उनको 20% टैक्स लगता है, हमको 30% टैक्स लगता है। और जब हमको 30% टैक्स लगता है तो अगर 36 लाख रुपया कोई महीने में कमाता हो, उसका अगर 30% टैक्स आप पूरा साल का लगा लें तो 10 लाख रुपया उसका चला गया, यानी 3.25 महीने का टैक्स गया। उसके ऊपर जीएसटी लगा ली तो 1.5 महीने का जीएसटी भी 18% खाने पीने सब पर लगा हुआ है, वो चला गया। मतलब 5 महीने का उसकी आमदनी जो है वो टैक्स में चली जाती है। पूंजीपतियों को 14 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है। लेकिन यही किसान जो यहां आकर सीमाओं पर 700 लोग मारे गए, जिनकी शहादत हुई, वह जब अपनी मांग
करने के लिए आते हैं तो उनसे पूछा नहीं जाता। यदि वह लोन पर ट्रैक्टर लेता है और अगर एक ईएमआई नहीं भरता है तो बैंक वाले आकर उसके यहां से उसका ट्रैक्टर छीन कर लेकर चले जाते हैं और वो किसान बेचारा असहाय रह जाता है और अपनी लोन की पूर्ति नहीं कर पाता। जो गरीब आदमी लोन पर मोटरसाइकिल खरीदता है और हमारे घर में आकर के लोगों के यहाँ खाना बांटता है, आप लोग मंगाते होंगे, आप लोग भी स्विगी से, जोमेटो से, ब्लिंकिट से, वह बेचारा अगर ईएमआई नहीं दे पाता तो आप उसका मोटरसाइकिल जब्त कर लेते हैं, उसके रोजगार का जरिया खत्म, उसका परिवार फिर भूखों मरता है। यह गरीब लोगों के साथ इन लोगों की इस प्रकार की प्रथा है। 30% टैक्स, 2 करोड़ लोग, 2% यानी 2.8 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग में 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं, यानी 2.8 समझिए 3 करोड़ लोग देते होंगे, 3.5 करोड़ देते होंगे, 4 करोड़ देते होंगे। वह उनको 30% में आप 12 लाख की छूट देते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी जिसको आप 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज देते हैं, उसको तो न तेल मिलता है, न मसाला मिलता है, न उसके पास गैस खरीदने की क्षमता है, वो बेचारा क्या करे। ऐसे में जीएसटी पर तेल हो, साबुन हो, घी हो, पनीर हो, दूध हो, आटा हो, चावल हो, सब पर आपने जीएसटी लगाया हुआ है। और वो जीएसटी चाहे पूंजीपति हो, चाहे मध्यम वर्ग का आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, सबको ही बराबर से देते हैं। अगर डायरेक्ट टैक्स जिसमें फायदा केवल वह 2% लोगों को हुआ जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, अगर इनडायरेक्ट टैक्स में यानी जीएसटी में यदि कमी की जाए तो फिर सब 140 करोड़ लोगों को फायदा हो सकता है, उनके खरीदने की क्षमता बढ़ सकती है, लेकिन वो सोचेंगे नहीं। मैंने एक बार पूछा था, यहां राज्य मंत्री जी बैठे हैं, इनसे मैंने कहा था कि आप क्या करते हैं, जीएसटी में कमी क्यों नहीं लेकर के आते हैं? तो मुझसे खड़े होकर इन्होंने जवाब दिया कि पश्चिम बंगाल का भी नाम जीएसटी में है। सर मैंने कहा यहां बैठे हुए उनको दिखाया, हुजूर आपके बिना मैं कहीं जा ही नहीं सकता, आपके बिना कहां जाएंगे मालिक। इन्होंने जवाब दिया कि पश्चिम बंगाल भी उसी में है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल भी उसी में है। टोटल 31 है राज्य, जिनमें से 20 यानी 16 में बीजेपी और 4 और मिला दे तो एनडीए मिलकर के 20 राज्यों के अंदर इनकी सरकार है। 11 राज्य वो गैर भारतीय जनता पार्टी के हैं, टोटल हो गए 31। साथ में इन्होंने प्रावधान जीएसटी में किया हुआ है कि केंद्र सरकार जिस दिन जीएसटी की मीटिंग होगी, जितने सदस्य बैठे होंगे उन सदस्य की 1/3 वोट का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। यानी अगर मान लीजिए 31 का फुल हाउस हो, उसमें से 1/3 इनको हो तो 10 हो गया, 21 और 10 31 हो गया, 11 इधर हैं। तो फिर जब आपके हाथ में इतनी ताकत है, आप जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं, सभापति महोदय यही तो कह रहा हूं, आपने बिल्कुल सही बात कही, आपने कील के माथे पे मारा है डंका, बिल्कुल ठीक कहते हैं, यू हिट द नेल ऑन द हेड सर। 31 लोग इनके हैं, अगर इनके वोट में 10 मिला लूं तो 21 इनके राज्य, 20 इनके राज्य, 10 उसके ऊपर 31 लोग आए हैं, वो 30, 11 विपक्ष के, तो 30 लोग बैठे हुए हैं। तो फिर तेल, घी, पनीर, दूध, आटा, चावल पर तो ये कम कर सकते हैं क्योंकि इन्हीं की मेजोरिटी है। जीएसटी काउंसिल में तो इनको मेजोरिटी बनानी, किसी और को थोड़ा ना बनानी है। तो आपने जो कहा मैंने सही कहा ना अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, है ना, कंसेंसस, कंसेंसस, आपने जो कहा वही फैक्ट मैंने कही आपके सामने। एक बार हमने सुना प्याज की बात, हमने सुना कि माननीय वित्त मंत्री महोदया ने कहा कि उनसे पूछा गया कि प्याज के दाम बहुत बढ़ गए हैं, उन्होंने कहा मैं प्याज खाती नहीं इसलिए मुझे दाम मालूम नहीं। सभापति महोदय, पेट्रोल और डीजल तो हम लोग भी नहीं खाते, लेकिन दाम तो मालूम है। पेट्रोल डीजल, यस, नो वी डोंट ईट पेट्रोल डीजल लाइक शी डजंट ईट अनियंस, बट येट वी नो द प्राइस।
प्राइस तो हमको मालूम ही साहब कि पेट्रोल डीजल के दाम क्या है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल के अंदर पेट्रोल में 19.9 प्रति लीटर का एक्साइज लगाया हुआ है। डीजल में 5.8 रुपए प्रति लीटर का इन्होंने एक्साइज लगाया हुआ। ये बढ़ाया है इन दिनों में। जिस समय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय कच्चे तेल की कीमत $112 प्रति बैरल थी। तब उस समय दिल्ली की बात करता हूं, 65 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल था। जिस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी यहां पर प्रधानमंत्री बनकर के आए, उस समय कच्चे तेल के बैरल की कीमत $60 प्रति बैरल थी। और उस समय तब बात चलती थी और हम भी खड़े होकर के चिल्लाते थे, बहुत ही महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार टन 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 सरकार। अब वही बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि हुआ कुछ नहीं। हम यही बोलते थे। तब था 60 रुपए प्रति डॉलर बैरल। मनमोहन सिंह जी के समय था $112 प्रति बैरल। तब था 65 रुपए। उसके बाद वो 60 से बढ़कर आज हुआ है 225 में 80 रुपए प्रति बैरल। लेकिन पेट्रोल और डीजल सेंचुरी मार रहा है। बेचारा विराट कोहली और रोहित शर्मा मारने में उसको बहुत मुश्किल हो रही है। और 3 साल से सेंचुरी पर बैठे हैं। क्यों नहीं कम करते एक्साइज? कर दें कम, और नहीं तो ले आए जीएसटी में। और फिर इन्हीं की है मेजॉरिटी। 31 राज्य 10% और मिला लीजिए, 31 के 41 में 31 ही है, 31। अच्छा। तो लोगों को बोलना अध्यक्ष जी, इनका जवाब दे दूं? आप कहें तो दे दीजिए। सबसे कम दाम अगर पेट्रोल और डीजल के कहीं किसी राज्य में है तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर जाइए, गिरिराज जी, अपने बिहार से भर के आइए। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर आपसे कोई जवाब नहीं पूछा, इसलिए आप अपनी बात करें। अरे यह मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999 ये बात नहीं, ये पर्सनल नहीं, ये आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे इस तरीके से। ये कार्रवाई नहीं करेंगे। ये मुझे बताएंगे। ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। माननीय कीर्ति आजाद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। आप कृपया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। बैठ जाइए। जिनको बात करने का तमीज नहीं, आप अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। आप अपने सदन में किस तरीके से बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। ये तुम करके बात कर रहे हैं, मैं इनसे आप करके बात कर रहा हूँ। लेकिन आजाद जी नहीं कर सकते। आप बैठ जाए। इनका भगवान कुछ नहीं कर सकता। माननीय मंत्री बैठ जाए। इनका कुछ नहीं कर सकता। माननीय मंत्री, ठीक है, ये देखिए आप करके बोलते हैं। माननीय कीर्ति आजाद जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। बहुत वरिष्ठ हैं। ये आपसे बात, फिर वही बात आप कर रहे हैं। फिर वही बात आप कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ये रिकॉर्ड में देखिए, आप अपनी आया था। आप बैठ जाए। माननीय मंत्री जी, आप बैठ जाए। माननीय मंत्री, ये आप बिल्कुल सब रिकॉर्ड में जाएगा। इस तरह के आक्षेप आपसे अपेक्षा नहीं है। माननीय कीर्ति आजाद जी, इस तरह का आक्षेप बोलेगा तो मैं आप किसी माननीय सदस्य के ऊपर नहीं, आप सर ये तमीज आप बजट पे बोलिए। इसका तमीज देखिए। लेकिन माननीय कीर्ति आजाद जी, आप बजट पे बोलें। आप इस तरीके की बात किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। आप क्यों संज्ञान ले रहे हैं? रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, आप संज्ञान मत लीजिए। लेकिन आपको क्यों करते हैं? नहीं, आप बैठे रहिए। आप चुप रहे। आप कीर्ति आजाद जी को मैंने सभापति जी 1.7 करोड़ रुपया जो पश्चिम बंगाल का बकाया है, वह 1922 से पश्चिम बंगाल को नहीं दिया गया, जिसमें एक जीएसटी है। 2022 से नहीं दिया गया। 2022 से क्षमा कीजिएगा, 2022 से नहीं दिया गया। रिपीट कर दो फिर से। कितना पैसा? 1,70,000 करोड़ रुपया जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है,
2022 से पश्चिम बंगाल को नहीं दिया गया। उसमें हिस्सा जीएसटी का भी है। जीएसटी फेडरल इकोनॉमी है तो फेडरल जीएसटी तो आना चाहिए। आपने आवास का पैसा नहीं दिया, वो पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने लोगों को आवास को दिया। इन्होंने स्कूलों के लिए नहीं दिया, सर्व शिक्षा अभियान के लिए नहीं दिया, वह भी पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने अपने बजट से दिया। घर नहीं मिले, उसका भी बजट पश्चिम बंगाल की नेत्री ने दिया। इन्होंने आपत्तियां उठाई, आपत्तियों का जवाब दिया गया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया गया, सब कुछ हो गया। जीएसटी काउंसिल में बैठक हुई, जीएसटी काउंसिल में बैठक हुई, हेल्थ यानी स्वास्थ्य को लेकर सब बातें हुई। उसमें हमारे स्वास्थ्य साथी जो ममता बंदोपाध्याय की सरकार वहां चलाती है, उसको सबसे बढ़िया कहा गया। वह स्वास्थ्य साथी जो महिला, सबसे बड़ी महिला एक परिवार में होती है, उनके नाम से एक कार्ड होता है, और प्राइवेट हो या पब्लिक हो, महिला, उनके पति, उनके माँ बाप, उनके सास ससुर, उनके बच्चे सभी किसी भी निकटतम अस्पताल में जा सकते हैं, उपचार करा सकते हैं, और डायरेक्टली सरकार की तरफ से पैसा वहां पर हॉस्पिटल में दिया जाता है, इंक्लूडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन हमारे जो यहां से मिलता है उसमें अनेकों मानक हैं। छत है तो नहीं मिल सकता, मोटरसाइकिल है तो नहीं मिल सकता, साइकिल है तो नहीं मिलेगा, और 2011 के सेंसस से है, कृपया और यहाँ पर सभी को मिलता है। कृपया संक्षिप्त करें, 15 मिनट हो गया जी, मैं खत्म कर रहे हैं भाई। अब ये कहते हैं कि साहब इन्होंने मानक तय किया। अब ये मैं जानना चाहता हूं कि संविधान के किस प्रावधान में या किस धारा में ये लिखा हुआ है कि किसी एक रंग का पर आप स्कूल को अगर आप रंगेंगे या अस्पताल को रंगेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा? क्या हिंदू धर्म में एक ही रंग है, या हिंदू धर्म में अनेकों रंग हैं? हमारे सनातन में अनेकों रंग हैं। यह चाहते हैं कि केवल भगवा में रंग दें, लेकिन भगवा के अनेकों भी रंग हैं। जो महादेव के सिर में चंद्रमा इठलाता है वो सफेद है, सोमवार सफेद है, सफेद रंग है चंद्रमा का। मंगल हनुमान जी का है तो लाल है, बुद्ध प्रकृति है तो हरा है, बृहस्पति देवताओं के गुरु थे इसलिए पीला है, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे इसलिए राख है, शनि महाराज हम सब जानते हैं कि वह काले या नीले हैं, और हमारे जो सूर्यदेव हैं वह इंद्रधनुष हैं, सतरंगे हैं। उत्तर में शिव हैं तो सफेद है, दक्षिण में अयप्पन है तो काले हैं, पूर्व में मां काली है तो लाल सिंदूर और लाल टीका है, पश्चिम में गणेश है तो पीला है। फिर केवल भगवा कैसे मेरा हिंदू धर्म का रंग है, मुझे समझ नहीं आता। वेरी गुड। क्या चंद्रमा को भगवा करेंगे? ठीक है। क्या हनुमान जी को भगवा करेंगे? क्या मेरी बहन, बेटी, मां के सिंदूर, लाल सिंदूर को और लाल टीके को भगवा करेंगे? मेरे पश्चिम बंगाल का रंग सफेद और नीला है। नीला शनि महाराज का रंग है। नीले को ये भगवा करना चाहते हैं 2021 में। तो 2021 में तो जब इन्होंने नीला करने के लिए आया था, जब ये अपना ध्वज गाड़ने आए थे, तो 2021 में तो शनि महाराज का ढैया लग गया। इस बार जो आएंगे ना 2026 में, इस बार 7.5 लगने वाला है। इस चीज का ये ध्यान रखें। और बोलना है।